हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंक एग्जाम लैब। आज हम एक गवर्नमेंट स्कीम को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी स्कीम है उसका नाम है पीएम विश्वकर्मा। पीएम विश्वकर्मा इस स्कीम को हम इस स्कीम का सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कौन इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है उसे देखेंगे, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। हम इस स्कीम में हर चीज को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। पीएम विश्वकर्मा ये है किसके लिए? ये है आर्टिशन और क्राफ्ट्समैन के लिए। आर्टिशन और क्राफ्ट्समैन। आर्टिशन और क्राफ्ट्समैन क्या होते हैं? कारीगर जो हाथों से या टूल की मदद से कोई चीज बनाते हैं, उन्हें हम आर्टिशन क्राफ्ट्समैन कहते हैं। मूर्तिकार हो गया, ठीक है। लेदर की बेल्टें बनाते हैं लोग, लेदर के का इस्तेमाल करके नई नई चीज बनाना एक आर्टिशन है। उसके लिए हमने ये विश्वकर्मा स्कीम बनाई है। अब देखिए, विश्वकर्मा लॉर्ड विष्णु को भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें भी क्रिएटर कहा जाता है। और आर्टिशन एंड क्राफ्ट्समैन भी कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। तो हम इससे याद कर सकते हैं उनके लिए कौन सी स्कीम है, विश्वकर्मा। ठीक है। अब हम ये जो स्कीम है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब क्या है? इसकी जो 100%, इसकी जो 100% फंडिंग है, इसकी जो 100% फंडिंग है वो कहाँ से है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है। और इसको जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है। ये 5 साल के लिए लाई गई है। ये लॉन्च हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टू फाइनेंशियल ईयर 2027-28 के लिए। ठीक है। ये स्कीम आर्टिशन क्राफ्ट्समैन के लिए है। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है। 5 साल के लिए आई है। खत्म कब हो रही है? फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में खत्म हो रही है। यहाँ से जो ओवरव्यू से क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोगों को पता है किसने लॉन्च की है, किस टाइप की स्कीम है, किसके लिए है, कितने पीरियड के लिए आई है, ये सब आपको पता चल गया। अगर अब मैं बात करूं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, देखिए क्या है। नोडल मिनिस्ट्री तो है इसकी एमएसएमई। नोडल मिनिस्ट्री क्या होती है? नोडल मिनिस्ट्री देखिए आपकी क्या है। मेन मिनिस्ट्री को हम नोडल मिनिस्ट्री कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पॉलिसी बनाना। ये स्कीम के लिए रूल्स बनाती है, उसको मॉनिटर करती है कि भैया स्कीम सही चल रही है नहीं चल रही। उसे हम नोडल मिनिस्ट्री कहते हैं। नोडल मिनिस्ट्री, मेन मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री, मेन मिनिस्ट्री। ठीक है। अब इसके साथ हमारी दो और मिनिस्ट्रियां हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूट करना। ग्राउंड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट कर रही है पॉलिसी को। सारा काम एमएसएमई तो उसको पॉलिसी बना रही है, पर बाकी मिनिस्ट्रियां भी मिलके इसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रही है। इसे कहते हैं को इम्प्लीमेंटिंग हो रही है। तो इसको कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसका काम क्या है? आर्टिशन का स्किल डेवलप करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको स्किल को एनहांसमेंट देना। और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये क्रेडिट सपोर्ट और बैंकिंग कोऑर्डिनेशन करते हैं। मतलब इन लोगों के पास लोन पहुंचाना, इनको एक फॉर्मल सिस्टम में लाना। क्या होता है देखो, छोटे कारीगर लोग होते हैं, इनको बैंक आसानी से लोन नहीं देता। क्यों? इनके पास कोलेटरल नहीं होता रखने के लिए। अब इनके पास अगर कोलेटरल नहीं है रखने के लिए तो बैंक इन्हें लोन देगा नहीं। बैंक लोन नहीं देगा तो ये क्या करेंगे? ये जमींदार लोगों से इनफॉर्मल सिस्टम से लोन लेते हैं और ये एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए इन लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये अपने बिजनेस में ग्रो करे, ये और आगे अच्छा कर पाए, उसके लिए इनको क्रेडिट सपोर्ट भी इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया नोडल मिनिस्ट्री हमारी एमएसएमई है। और कौन कौन सी को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या है? स्किल अपग्रेडेशन की बात करते हैं। मतलब देखिए,
इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को ताकि वो अपने स्किल को डेवलप कर सके। कैसे डेवलप करेंगे अपने स्किल्स को? उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। कौन दिलवाएगी? किसके प्लान के अंदर दी जाएगी? कौन बनाएगा एक स्ट्रक्चर उनके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ताकि इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके ताकि ये अपने स्किल अपग्रेड करे और नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाए और अच्छे से काम कर पाए। ठीक है। अब इनको मॉडर्न टूल्स देखिए भैया, नए नए टूल्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब इनके पास नए नए टूल्स नहीं है, आज भी ये पुराने टूल से काम कर रहे हैं। तो इनको मॉडर्न टूल्स प्रोवाइड कराने का काम करवाएंगे। इसमें कोलेटरल फ्री लोन दिलवाएंगे इन्हें बैंक से। क्यों? ताकि इनको भी लोन मिल सके, ये फॉर्मल सिस्टम में एंगेज हो पाए, ये एक ट्रैप से बचे, बाहर फंसने से बचे। और इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब पता है आप सभी को? इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बैंक से एक लोन लिया। ठीक है। मैंने बैंक से एक लोन लिया, बैंक ने मुझे ये 12% पे दिया। ठीक है। 12% पे बैंक ने मुझे एक लोन दिया। अब क्या हुआ? मैंने इसमें से 8% बैंक मेरे से ले रहा है। ठीक है। और बैंक कह रहा है कि भैया ये 4% गवर्नमेंट बैंक को दे रही है। 4% गवर्नमेंट बैंक को दे रही है। ठीक है। तो ये जो 4% गवर्नमेंट बैंक को दे रही है ना, इसे कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। कि आप पूरा मत भरो, बैंक को तो 12% का 12% ही मिलेगा, तो बैंक का नुकसान नहीं है, बैंक मुझे लोन देगा। बैंक कहेगा ठीक है 4% आप दो, 8% हमसे लेगा। इसे कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन की, जो गवर्नमेंट हमें देती है। ठीक है। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगी। एक क्रेडिट गारंटी भी होती है। इसमें हमें क्रेडिट गारंटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। क्रेडिट गारंटी का मतलब समझिए आप, क्रेडिट गारंटी का मतलब होता है, मान लीजिए देखिए कोलेटरल फ्री लोन है, ऐसे तो मुझे लोन मिलेगा नहीं, तो बैंक क्या करेगा? मुझे लोन देगा नहीं। तो गवर्नमेंट एक गारंटी देती है कि भैया अगर ये बंदा लोन नहीं देता तो हम इसका लोन भरेंगे। तो उसके लिए भी एक फीस देनी पड़ती है बैंक को। जो वो फीस है वो आर्टिशियन नहीं देगा, वो भी गवर्नमेंट देगी। क्या याद रखना? देखिए भैया, डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे टू प्रमोट डिजिटल एम्पावरमेंट। देखिए, आजकल हम सभी को पता है यूपीआई बहुत फेमस हो चुका है, एक यूपीआई। ठीक है। और बहुत इंटरनेट बैंकिंग आ गई है। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों को यूज नहीं करते। हमारे आसपास हमें लगता है कि सभी यूपीआई चला रहे हैं, पर आज भी कई लोग हैं जो इसे यूज नहीं करते, उन्हें इन्हें चलाना नहीं आता। पर हमारी गवर्नमेंट, हमारा आरबीआई चाहता है कि एक डिजिटल पेमेंट का एक स्ट्रक्चर बन जाए जो पूरे देश में अच्छे से फैल जाए, एक इंक्लूजन हो जाए। उसके लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन, अगर मान लो ये उनसे कोई पैसों का लेन देन हो रहा है, हमने सामान खरीदा, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे। ये मान लो यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं हमसे, हमें कह रहे हैं ठीक है कैश मत दो, यूपीआई जैसे हर दुकानदार लगा रहा है आजकल, वैसे पेमेंट ले रहे हैं। तो पर पेमेंट पे आरबीआई इनको इंसेंटिवाइज करेगा, सॉरी गवर्नमेंट इनको इंसेंटिवाइज करेगा। ठीक है। इससे क्या होगा? एक डिजिटल एम्पावरमेंट भी बढ़ेगी, पूरे देश में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाया जाएगा। ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं कि सामान बिक गया और सब हो गया, ओ सॉरी, इतना ही देंगे, लोन देंगे, इसमें ये हेल्प भी करेंगे ऑब्जेक्टिव में कि भैया सामान बनने के बाद मार्केट से अच्छा लिंकेज हो, सामान मार्केट में बिके, उसका प्रमोशन हो, लोग उसे देखे और खरीदे, उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में लेके आया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में लेके आ सके हम। ई कॉमर्स जैसे जेम, आपने इसके बारे में पढ़ा है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इन सब में इनके प्रोडक्ट्स को दिखाया जाए ताकि इनकी रीच बढ़े और इनका बिजनेस एक्सपांड हो। ठीक है। अब अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ कि पहली लाइन को हम समझेंगे। ये लाइन क्या कहती है हमें? देखिए पहले क्या होगा, आप विश्वकर्मा पोर्टल पे जाएंगे, आप आर्टिशन क्राफ्ट्समैन है, आप वो डिटेल भरेंगे, आपका वेरिफिकेशन होगा ग्राम पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी से। जब आप हो जाएंगे, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ भाई आप एक आर्टिशियन है,
आप एक क्राफ्ट्समैन। ठीक है, इतना आपको समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? कि आप जब विश्वकर्मा पोर्टल पे जाएंगे, आप रजिस्टर करेंगे, आपका वेरिफिकेशन होगा कि भैया आप आर्टिसन है कि नहीं है। अगर आप आर्टिसन है तभी आपको एक आईडी मिलेगी, एक आईडी मिलेगी या एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, एक आईडी मिलेगी या फिर एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपका रिकॉग्निशन होगा कि आप एक विश्वकर्मा। ठीक है, जब आपको ये आईडी और सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तभी आप इस स्कीम के फायदे ले सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई सभी को कि तभी आप इस स्कीम के फायदे ले सकते हैं। देखिए, स्किल डेवलपमेंट करने से पहले सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है कि भैया आपको कितना काम आता है, आप कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ काम करते हैं, आप मूर्ति बनाते हैं, आपकी स्किल देखी जाएगी, आप कैसे मूर्ति बनाते हैं, किस टेक्नोलॉजी का यूज करके मूर्ति बना रहे हैं, आपको कितना टाइम लग रहा है। उस बेसिस पे आपकी ट्रेनिंग होती है। एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, एक एडवांस ट्रेनिंग होती है। जब आप इसके अंदर रजिस्टर होते हो, एडवांस बेसिक ट्रेनिंग आपकी 5 से 7 दिन के लिए होती है, जिसका है 40 आवर। जो 40 आवर्स के लिए उसकी ड्यूरेशन रहेगी, 5 से 7 दिन के अंदर 40 आवर को सिखाया जाएगा, फॉर स्किल एनहांसमेंट होती है उससे आपकी। अगर एडवांस ट्रेनिंग है तो वो 15 दिन के लिए है। जो 15 दिन के लिए है ये सबके लिए कंपल्सरी नहीं है, जो इंटरेस्टेड है सिर्फ वो करेंगे एडवांस ट्रेनिंग। ठीक है, अब देखिए भैया, आप काम छोड़ के ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, आपका नुकसान हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट आपको 500 रुपीज पर डे देती है। 500 रुपीज पर डे आपको गवर्नमेंट देती है स्टाइपेंड के रूप में। आप देखिए, जैसे 7 दिन की आपने कोर्स किया, ट्रेनिंग की, 500 × 7 3500 रुपये आपको मिल गए। ताकि जो लोग सोचते हैं हमारा नुकसान हो जाएगा यार अगर हम सीखने जाएंगे और इस कारण नई चीजें नहीं सीख रहे, तो गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव भी ले रही है कि भैया हम आपको पैसे देंगे 500 रुपये पर डे, आप आइए सीखिए। और एक 15,000 की ग्रांट देंगे टू परचेज मॉडर्न एंड इम्प्रूव टूल्स। आजकल नए नए टूल्स आ गए, मॉडर्न टूल्स आ गए, आज भी लोग पुराने टूल्स का यूज करते हैं। गवर्नमेंट कह रही है लो भैया 15,000 हमसे लो एज अ ग्रांट, जो आपको कभी वापस नहीं करने। आप इससे मॉडर्न और इम्प्रूव टूल्स खरीदो और अपना काम आपको बढ़ाओ। ठीक है, यहाँ तक इसके बेनिफिट समझ आए। अब ये जो बेनिफिट्स है ये समझिए। देखिए, कोलेटरल फ्री लोन देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए, कोलेटरल फ्री का मतलब आपको पता है? मतलब आपको कुछ जमा नहीं कराना। कोलेटरल फ्री ना आपसे कोई जमीन के कागजात माने जाएंगे, ना घर के माने जाएंगे, ना कोई गोल्ड जमा करने को हो जाएगा, आपको लोन दिया जाएगा इस स्कीम के तहत, अगर आप इसमें रजिस्टर हैं। ठीक है, और दूसरा, ये लोन दिए जाएंगे 2 ट्रांचेस में। पहला दिया जाएगा 1 लाख रुपए, अगर आप पहली बार लोन देने जा रहे हैं, और इसकी जो रिपेमेंट वैल्यू है वो है 18 महीने। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि भैया आपको 1 लाख रुपए देंगे, अगर अगर आप 18 महीने के अंदर रीपेमेंट कर देते तो आप दूसरे ट्रांच के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरे ट्रांच में आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। कितने तक का लोन मिल सकता है? 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और जो रीपेमेंट आपको करनी है 30 महीने के अंदर। ठीक है, पर आप दूसरे के लिए एप्लीकेबल तभी होंगे जब आप पहला चुका देंगे। जब आप पहला चुका देंगे तो आप दूसरे के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज है। मान लीजिए, मान लीजिए बैंक ने मुझे 11% पे लोन दिया। ठीक है, अब मेरे से तो वो 5% लेगा, क्योंकि हमने बात किया था इसमें गवर्नमेंट सबवेंशन भी देती है। तो 5% तो मैंने दिया, और जो बाकी का जो सबवेंशन है 6% बचा ना, वो कौन देगी? वो देगी गवर्नमेंट। वो देगी गवर्नमेंट। वो देगी हमारी गवर्नमेंट। तो 5 और 6 कितना हो गया? 11%। अब पर ये कह रहा है गवर्नमेंट, अगर मान लो यही 13% है, मैं 5% दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट कितनी देगी? 8% देगी। पर गवर्नमेंट 8% से ऊपर नहीं देगी, कैप है अप टू 8%। अप टू 8% बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। मतलब 8% से ऊपर का ज्यादा से ज्यादा 8% दे सकते हैं, उससे ऊपर का इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार नहीं देगी आपको। ठीक है, आप इतनी बात को मेरी समझ गई। और
क्रेडिट गारंटी फी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मैंने जो आपको बताया कि कोलेटरल फ्री है, तो भाई गारंटी देनी है, अगर वो लोग पे नहीं कर पाएंगे तो कौन पे करेगा? तो गवर्नमेंट कहेगी कि वो नहीं कर पाएंगे तो हम लोग करेंगे, हम लोग नहीं कर पाए, सॉरी, हम लोग करेंगे। और इसके लिए बैंक एक फीस लेता है, जब आप गारंटी देते हैं गारंटी फी, वो आर्टिशन नहीं देगा, वो गवर्नमेंट देगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो सबको क्लियर हो गया कि भैया कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा हमको, ठीक है। फर्स्ट ट्रांच में 1 लाख रुपए मिलेगा, 18 महीने के अंदर रिपेमेंट करनी है, वो कर दी तो दूसरे ट्रांच के लिए एप्लीकेबल हो गए हो। 2 लाख रुपए दोगे, 30 मंथ के अंदर रिपेमेंट करनी है। अगर इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार 8% तक ही देगी, बेनिफिशियरी 5% देगा, ठीक है, 8% तक सरकार देगी, और गारंटी फी किसको देनी है? सरकार को देनी है, ठीक है। अब ये देखिए, हमने बात की थी कि डिजिटल पेमेंट के एम्पावरमेंट करने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया। हर एक डिजिटल पेमेंट पे, पर डिजिटल पेमेंट पे 1 रुपए मिलेगा। मान लो उसने हमसे डिजिटल पेमेंट ली, उसको 1 रुपए एक्स्ट्रा मिला, जो सरकार ने उसको दिया, सरकार ने उसको 1 रुपए एक्स्ट्रा दिया, और महीने में उसको सिर्फ 100 पेमेंट पे ही ऐसा इंसेंटिव मिलेगा। मान लो 20 ही दिन में 100 पेमेंट हो गई है, उसको 100 रुपए मिल गए, उसके बाद उसको नहीं देगा, नेक्स्ट मंथ वो फिर चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा? उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, वो डिजिटल पेमेंट को अपनाएगा, वो अपने पास क्यूआर कोड लगाएगा, वो डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उससे उसको भी फायदा होगा, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में उन लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, वो लोग भी उससे कनेक्ट हो पाएंगे, और एक तरह से इंक्लूजन बढ़ेगा। देखिए, ये जो स्कीम होती है ना, ये पढ़ के गवर्नमेंट क्यों ला रही है, क्यों हो रहा है ये सब, आप ना आंसर राइटिंग होती है ना, जैसे बड़े बड़े एग्जामों में, जैसे आरबीआई ग्रेड बी में, उसमें भी कुछ बेटर कर सकते हैं। इंक्लूजन, जैसे डिजिटल पेमेंट इंक्लूजन की बात आई कि कैसे बढ़ाया, तो आप ये लिख सकते हैं, विश्वकर्मा स्कीम में इंसेंटिव दे के डिजिटल ट्रांजेक्शन में उनको इन्वॉल्व कराया जा रहा है, उनको भी मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, मार्केट सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट कौन करेगा? नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग, ये हेल्प करेगी इनकी मार्केटिंग में, इनका प्रमोशन करने में, इनके जो इक्विपमेंट है उनको क्वालिटी सर्टिफिकेट देने में, उनको ई कॉमर्स से लिंकेज करने में। मैंने तुम्हें ई कॉमर्स के बारे में बताया, ई कॉमर्स क्या होता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट। और गवर्नमेंट का आप देखें तो जीएम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यहाँ पे गवर्नमेंट अपने ऑफिसों के लिए सामान खरीदती है, लोग अपने रजिस्टर होते हैं और डालते हैं, हम देंगे, टेंडर निकलते हैं, ठीक है। पार्टी, गवर्नमेंट अपने बहुत बड़े बड़े ट्रेड फेयर्स लगते हैं, जिसमें ये लोग अपना सामान शोकेस कर सकते हैं, ताकि एक मार्केट लिंकेज मिले उन्हें, वो अपना प्रोडक्ट दूर दूर तक पहुंचा पाए और अपने प्रोडक्ट को बेच पाए, और उनकी इनकम बढ़े, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको देख लिया। अब एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं। अब इसके लिए एलिजिबल कौन है? सबसे पहले इसके लिए देखो कौन एलिजिबल है। मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये नहीं आप 18 साल से छोटे और रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा, मस्ट बी एक्टिवली एंगेज, मतलब आप जो है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप काम कर रहे होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे जाके काम करूंगा, चालू करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, मैं ये मूर्ति बनाऊंगा, मैं कारपेंटर का काम करूंगा। आप पहले से करते होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टू, आप सेम सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम होना चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। ये नहीं है आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आप इसके लिए एलिजिबल है, आप एक सैलरी पर्सन है, आप एलिजिबल नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम कर रहे हैं, तो आप एप्लीकेबल है। आर्टिशन और कार वर्किंग विद हैंड एंड टूल्स, अब ये देखो, इसको समझना है, इसको मैंने अभी बता रहा हूँ, लास्ट के लिए, मैंने बाद में इसको इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, हैंड एंड टूल्स का मतलब इसमें क्या है? आर्टिशन और जो क्राफ्ट्समैन है ना, वो अपना काम या तो हाथ से करेगा, कुछ जो भी बना रहा है या तो वो हाथ से बनाएगा, या टूल की मदद से करेगा, पर वो करेगा खुद। ऐसा नहीं है कोई ऑटोमेटेड मशीन है कि भैया मैंने ऑटोमेटेड मशीन लगाई, उसमें कुछ फीड किया और मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं। मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा,
या किसी टूल का मदद करके भी खुद बनाऊंगा, स्किल मेरा होना चाहिए। ठीक है, वो ही आर्टिसन और क्राफ्ट पर्सन इसमें एलिजिबल है। तो अब आपको समझ आ गया हैंड और टूल का अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और इसके अंदर वही वही ट्रेडिशनल ट्रेड है, 18 ट्रेड है इसके अंदर जो एमएसएमई ने पब्लिश किया कि ये 18 ट्रेड है जो ये आर्टिसन और क्राफ्ट पर्सन कर रहे हैं, वही इसके लिए एलिजिबल है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हैंड और टूल का इस्तेमाल करके काम होना चाहिए, यानी कि मशीन ऑटोमेटेड कर दी और मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं एलिजिबल नहीं रहूंगा। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए हूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो एमएसएमई ने 18 ट्रेड्स निकाल रखे मैं उन्हीं में डील करना होना चाहिए हूँ। मेरी उम्र 18 साल होनी चाहिए, मैं उस काम में पहले से हूँ जब मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हर एक फैमिली में फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है, फैमिली की देखो डेफिनेशन है क्या, फैमिली की डेफिनेशन होती क्या है, फैमिली की डेफिनेशन होती है एक मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, अनमैरिड चिल्ड्रन। ठीक है, ये होता है फैमिली। अब उस फैमिली में से सिर्फ एक ही पर्सन को इसका लाभ मिलेगा और एक ही पर्सन एलिजिबल हो सकता है, ये नहीं कि मदर ने भी ले लिया फादर ने भी ले लिया, नहीं, उस फैमिली में से सिर्फ एक को एलिजिबल है। दूसरा, अगर मान लो किसी बंदे ने ये लास्ट 5 इयर्स में, इन लास्ट 5 इयर्स अगर उसने पीएम स्वनिधि मुद्रा इन स्कीम के तहत लोन लिया, जो इससे मिलती जुलती स्कीम है, ठीक है, पीएम स्वनिधि में आपको बताऊंगा ये भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्कीम है। मुद्रा योजना आप लोगों ने सुना ही होगा, एमएसएमई के लिए है जिसमें बैंक आपको लोन देता है, 4 कैटेगरी में होते हैं। अगर इसके अंदर लास्ट 5 ईयर में किसी ने पहले से ही लोन ले रखा है तो इस स्कीम के अंदर उसको लोन नहीं मिलेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा, ये पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब कौन पर्सन इसमें बाहर है, अब पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस एंड देयर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल। कोई बंदा गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है और उसको भी और उसके फैमिली मेंबर इससे बाहर है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। ये मैंने कुछ 18 जो ट्रेड्स की हम बात कर रहे थे, ये मैंने लास्ट में डाल दिए, आप लोग पढ़ लेना बाद में कौन कौन से ट्रेड है, पूछे नहीं जाते। आप अपने उसके लिए आपको अगर देखना हो कि कौन कौन से ट्रेड्स एमएसएमई ने डाल लगा, कौन एलिजिबल है इसके अंदर, तो आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।